Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see the design of the screw jack. In last lecture, we see the basic of power screw and screw thread, torque required to raise the load, efficiency and maximum efficiency of the screw thread. Learning outcome of today's lecture are students are able to design the screw jack. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, various program outcomes achieved in today's lecture are PSO1, PSO2 and PSO3. This is a screw jack. Here we see the different notation or different parts of the screw jack. The main parts of the screw jack is a nut, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, this one is a nut, and next part is a screw. So these two parts are very important in the screw jack, जिसका है क्या करना है, आपको डिजाइन करना है और यही मैक्सिमम एग्जाम में पूछते हैं और आपके सिलेबस में भी यही दो डिजाइन आपको करना है. Then next is a handle for moving this. Then next one is a head. Then curve. Okay. These are the various notation that we are giving here. जैसे आपको यहाँ पे DC दिख रहा है तो DC is the core diameter, D0 is the outer diameter of the screw, capital D1 is the diameter of the collar, D2 is the outer diameter of the collar, P1 is the thickness of the collar, H is the height of the nut, D is the body क्या है, ये क्या शो कर रहा है आपको, body शो कर रहा है. Then D6 is the this diameter, D7 is the this diameter, T2 is the thickness of the base, then D4 is the diameter of the pin, then this one is the curve, and this W is the load acting on the screw jack. Similarly here again capital D is the diameter of the handle. So these are the various notation in the screw jack. Now first step in the screw jack is the design of the screw. Now design of screw on the basis of compressive failure or compressive failure of the screw. तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, this is a screw jack. When we are applying the effort on this handle, this load will be move in the upward direction. मतलब ये लोड क्या होगा, यहाँ पे upward direction में move होगा. But अभी देखना है मुझे ये स्क्रू थ्रेड पे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्यों आएगा. ओके, तो जैसे ये नट को मैं अगर हैंडल लगाता हूँ और नट को मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ, देन दिस स्क्रू विल बी मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बट अभी ये जो थ्रेड है यहाँ पे ये कौन से स्ट्रेस में आएंगे, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में, बिकॉज लोड विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द थ्रेड, बिकॉज दैट्स व्हाई द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस विल बी एक्टिंग ऑन द थ्रेड. अभी देखना है मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के वजह से अगर ये ब्रेक होता है तो ये कहाँ से ब्रेक होगा, फ्रॉम हियर. सिमिलरली हियर जैसे आपको ये 4 डायमीटर दिख रहा है डीसी, तो यहाँ से क्या होगा, दिस विल बी ब्रेक. इसका डायमीटर डीसी है, मतलब कॉम्प्रेसिव एरिया कितना रहेगा, 5/4 इंटू डीसी स्क्वायर. और इस पे लोड कितना एक्ट हो रहा है, W विल बी द लोड एक्टिंग ऑन द स्क्रू. दैट्स व्हाई सिग्मा से इज इक्वल टू W अपॉन एरिया. तो एरिया कितना हो गया, 5/4 इंटू डीसी स्क्वायर. अभी मुझे इसका अगर आउटर डायमीटर निकालना है स्क्रू का, दैट इज इक्वल टू D0 इज इक्वल टू DC अपॉन 0.84. नाउ पिच ऑफ द स्क्रू इज इक्वल टू D0 माइनस DC. अगर मैं D0 माइनस DC करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पिच ऑफ द स्क्रू, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू थ्रेड. ओके, तो ये जो वैल्यू आएंगे इसको क्या कर लेना है, आपको राउंड फिगर में ही लेना है. देन नेक्स्ट द टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड. तो आपने ये फॉर्मूला पहले लेक्चर में देखा था, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स पिच अपॉन पाई डी, और फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स म्यू. देन टॉर्क रिक्वायर्ड टू रेज द लोड, ये डेरिवेशन अपन ने पहले लेक्चर में देखा है, दैट इज द T1 इज इक्वल टू W tan फाई प्लस अल्फा इनटू D डिवाइड बाय 2. यार फाई क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन एंगल, और अल्फा क्या है, हेलिक्स एंगल, एंड D इज द मेन डायमीटर, दैट इज D0 प्लस DC डिवाइड बाय 2. बट यहाँ पे देखिए अभी टॉर्क कैसे, यहाँ पे टॉर्क क्यों लग रहा है, बिकॉज व्हेन वी आर अप्लाइंग द एफर्ट, ओके, इन दिस डायरेक्शन, देन
we are creating some torque to lifting the load. That's why T1 is equal to W tan alpha plus phi into d divided by 2. Now check the stresses in the screw. अभी इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने के कारण यहाँ पे ये जो स्क्रू में है कौन सा स्ट्रेस आएगा? इट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस. ओके, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या रहता है? टाउ इज इक्वल टू 16T अपॉन पाई डी सी क्यूब. देन डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड, बिकॉज ये लोड इस पे डायरेक्टली एक्ट हो रहा है यहाँ पे, दैट्स व्हाई द एक्सियल लोड और कॉम्प्रेसिव लोड विल बी एक्टिंग हियर. तो सिग्मा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन पाई बाय 4 इनटू डी सी स्क्वायर. तो चेक द स्क्रू बाय मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी. इसके हिसाब से मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना रहता है? 1/2 सिग्मा सी प्लस सिग्मा सी होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. तो सिग्मा सी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी और टाउ की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएंगी. So in this way we can calculate the torsional shear stress in the screw. Now the maximum shear stress created in the screw is tau max is equal to 1/2 sigma c whole square plus 4 tau square. Now check the stresses in the nut. So bearing pressure in nut is given by, why bearing pressure? Because this nut is the continuously contact with the screw and there is a relative motion between this nut and the screw. जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ये नट है और ये क्या है? स्क्रू है. देयर इज अ relative motion between this screw and this nut. That's why the bearing pressure will be created. अभी अपने को देखना है कि ये bearing pressure कहाँ पे क्रिएट होगा. तो bearing pressure कहाँ पे क्रिएट होगा? जहाँ पे इसका कांटेक्ट रहेगा. तो कांटेक्ट कहाँ पे आ रहा है? ओनली इन बिटवीन द थ्रेड. तो जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन लेता हूँ ये नट का, तो ये ऐसे दिखेगा. तो दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वन थ्रेड. ओके, तो इसका आउटर डायमीटर कितना है? अभी d0. इनर डायमीटर कितना है? dc. तो कॉन्टेक्ट एरिया अगर मुझे निकालना है तो कैसा निकालूंगा मैं? पाई बाय 4 d0 स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 इंटू dc स्क्वायर. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर पाई बाय 4 d0 स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर इंटू स्मॉल n. n मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ थ्रेड्स ऑफ नट जो किसके कांटेक्ट में है? स्क्रू के कांटेक्ट में है. वहीं पे क्या रहेगा आपका? बियरिंग प्रेशर विल बी अप्लाई. दैट्स व्हाई pb इज इक्वल टू कितना होगा? w अपॉन पाई बाय 4 d0 स्क्वायर माइनस dc स्क्वायर इंटू n. So from this equation we can calculate the number of threads contact with the screwed spindle. Then height of nut अगर h निकालना है मुझे तो n into p. यहाँ पे दिख रहा है आपको, this is the height of nut. अगर h निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? n into p, number of threads into pitch. Okay, pitch of the thread. इससे निकल जाएगा मेरा height of the nut. Then P is the thickness of the screw thread is equal to P divided by 2. अभी एक थ्रेड का जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा? P divided by 2. Then check for shear stress in screw and not thread. Now shear stress in the screw अगर मुझे निकालना है तो tau s is equal to W upon pi dc into T into N. तो ये कैसे आएगा? अभी shear stress मतलब थ्रेड जहां से कटेगा, तो कट रहा कहां से है? फ्रॉम द कोर डायमीटर. ओके, दैट्स व्हाई पाई इनटू डीसी इनटू थिकनेस ऑफ थ्रेड इनटू नंबर ऑफ थ्रेड्स इन अ कांटेक्ट, दैट इज द n. दैट्स व्हाई पाई डीसी इनटू टी इनटू n. देन shear stress इन द नट. जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो ये नट का जो थ्रेड है ये कहां से ब्रेक होगा? फ्रॉम द रूट, मतलब आउटर डायमीटर से. दैट्स व्हाई pi d0 into t into n. That's why I'm writing here pi d0 into t into n. That is the shear stress in the nut. For safety purpose, these two stresses must be less than the design stress. Hence, then and then only the design will be safe. Otherwise, the design will be not safe or unsafe. Then design of a nut collar. Nut collar कौन सा है यहाँ पे अभी? This one is a collar. Okay. तो इसका अगर मुझे डिजाइन करना है तो मुझे क्या निकालना है? इसका आउटसाइड डायमीटर एंड द इनसाइड डायमीटर. तो D2 क्या हो गया यहाँ पे? आउटसाइड डायमीटर ऑफ द नट कॉलर. और D1 क्या हो गया? इनसाइड डायमीटर ऑफ द नट कॉलर. एंड T1 इज द थिकनेस ऑफ द नट कॉलर इन mm. नाउ व्हेन वी आर अप्लाइंग द लोड, तो क्या हो सकता है? यहाँ से ये टियर हो सकता है नट कॉलर. ओके, That's why the tensile stress will be created here. तो अगर मुझे निकालना है टेंसाइल स्ट्रेस तो मैं कैसे निकालूंगा? That is a pi by 4 d1 square minus
d0 स्क्वायर. वाई d1 स्क्वायर? बिकॉज इसका इनर डायमीटर कितना है, इसका इनर डायमीटर d1 है. ओके, और आउटर डायमीटर इनर, ये इसका डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर d0 है और ये वाला डायमीटर कितना है, d1 है. तो अगर इसमें टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है तो ये कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा. दैट्स व्हाई d1 स्क्वायर माइनस d0 स्क्वायर. लाइक कंसिडरिंग द क्रशिंग ऑफ द नट एंड द कॉलर. तो अभी क्रशिंग कहाँ पे होगा, नट और कॉलर में, जहां पे ये दोनों का कांटेक्ट है. अब ये नट है आपका और ये आपका कॉलर है, तो ये दोनों में कांटेक्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे कांटेक्ट आ रहा है. तो जिसका आउटर डायमीटर कितना है, d2 है. इनसाइड डायमीटर, ये वाला डायमीटर कितना है इसका, d1 है. मतलब यही पे ही कांटेक्ट आ रहा है. तो अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा मैं, π/4 d2 स्क्वायर माइनस π/4 d1 स्क्वायर करता हूँ तो मेरा कांटेक्ट एरिया निकल गया. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द क्रशिंग स्ट्रेस इन द नट. नाउ कंसिडरिंग द शियरिंग ऑफ द नट कॉलर. तो शियर कहाँ से होगा नट कॉलर, जब मैं लोड अप्लाई करूंगा तो ये जो डायमीटर दिख रहा है d1, यही से क्या होगा, ये शियर होगा. दैट्स व्हाई पाई d1 into t1, दैट इज द थिकनेस ऑफ द नट कॉलर. देन डिजाइन ऑफ द स्पिंडल और द स्क्रू थ्रेड. देन डिजाइन डायमीटर ऑफ द हेड कितना रहेगा, दैट इज d3 इज इक्वल टू 1.75 into d0. diameter of the cock d4 is equal to d3 divided by 4, that is the empirical relation. Then to find the torque overcome due to the friction at the top of the screw. अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए जो टॉर्क लगेगा ये कितना रहेगा आपका, TC इज इक्वल टू 2/3 μ1 into W r3 क्यूब माइनस r4 क्यूब अपॉन r3 स्क्वायर माइनस r4 स्क्वायर. अस्यूम यूनिफॉर्म वियर कंडीशन, तो टॉर्क कितना रहेगा ये μ1 into W into R, where R is equal to r3 plus r4 divided by 2. Then design of the handle. To design the handle, consider the total torque to the handle will be subjected is given by, जैसे आपका एक्चुअल टॉर्क कितना लग रहा है T1, लेकिन फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए जो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क लग रहा है दैट इज अ T2. मतलब टोटल टॉर्क कितना लगाएंगे आप हैंडल पे लोड को लिफ्ट करने के लिए, दैट इज अ T टोटल इज इक्वल टू T1 प्लस T2. नाउ अभी जो एक ह्यूमन बीइंग है ये हैंडल पे कितना लोड अप्लाई कर सकता है, दैट इज 300 न्यूटन टू 400 न्यूटन. अगर मुझे लेंथ ऑफ द हैंडल निकालना है तो टॉर्क क्या रहता है, दैट इज फोर्स इनटू लेंथ. फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं, दैट इज T टोटल इज इक्वल टू दिस फोर्स 300 इनटू लेंथ, दैट इज T टोटल. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट L इज इक्वल टू T टोटल अपॉन 300 और 400 न्यूटन, दैट इज द लेंथ ऑफ हैंडल. बट ग्रिपिंग के लिए क्या लगेगा आपको, एक्स्ट्रा लेंथ लगेगा. दैट्स व्हाई द लेंथ ऑफ हैंडल इज इक्वल टू LE प्लस ग्रिपिंग लेंथ. नाउ जब मैं हैंडल पे यहाँ पे टॉर्क अप्लाई करूंगा, देन व्हाट हैपेंस, देयर इज अ चांसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ दिस हैंडल. दैट्स व्हाई द बेंडिंग स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड इन द हैंडल. तो अगर हैंडल का डायमीटर कितना है आपका DH है, तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस कितना रहेगा, सिग्मा B इज इक्वल टू M बाय Z, where Z is equal to π/32 into DH cube, where DH is the diameter of the handle and height of head, मतलब ये जो हेड दिख रहा है इसका हाइट कैपिटल H कितना रहेगा, 2 into DH. Then next efficiency of the screw jack, that is T0 upon T. T0 क्या है आपका आइडियल टॉर्क और T क्या है एक्चुअल टॉर्क. Then find the dimension of the screw jack body by empirical relation. जो भी आपको डायमेंशन दिए है स्क्रू जैक में, empirical relation से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो. तो दैट इज ऑल अबाउट द डिजाइन ऑफ द स्क्रू जैक. The unit outcome achieved in today's lecture are: recommend the power screw for and suitable fastener for different applications. Summaries of today's lecture. Today we study how to design the screw jack. Program outcome achieved in today's lecture are: PO1 because basic knowledge we are getting, PO2 because we are getting the discipline knowledge, PO3, PO4, PO5. Similarly PO8 because student can share their knowledge to their peers, PO9 and PO10. Similarly PSO1 because here we are using the different software like a CATIA V5 for designing this, PSO2, then PSO3 also. The various important questions asked in MSBT exam are: design the screw jack for 6. In next lecture we see the design of the toggle jack. Thanks. For any query contact to this number.